नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और एक बार फिर आपका स्वागत है देश की बहस में। देश की बहस में हम बात कर रहे थे कि बकरीद में ढील देने के बाद केरल में एकाएक केसेस बढ़ गए। क्या ये केरला सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी? लेकिन मामला यही नहीं रुकता है, इसके साथ एक और मामला जुड़ता है। मामला ये जुड़ता है जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपने 100 साल मनाती है तो उस उत्सव के अंदर शामिल होती है भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां। उसके अंदर सीताराम येचुरी जाते हैं, डी राजा जाते हैं। एक ऐसे समय जब गलवान वाला मुद्दा लोगों के सर पर है, चीन के प्रति लोगों के अंदर बेहद गुस्सा है, हमने चीनी प्रोजेक्ट को बायकॉट कर दिया है और कम्युनिस्ट चलिए, अगर चीन बुलाता, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाता दिल्ली के अंदर अपनी एम्बेसी में तो एक अलग बात होती। लेकिन क्या चाइना के इस निमंत्रण को स्वीकार करके क्या लेफ्ट पार्टियों ने देश विरोधी काम किया है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ अवधेश कुमार हैं जो कि एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट पार्टियों से जुड़ते हैं। मेरे साथ तहसीब पूनावाला है, वो जिस विचारधारा से आते हैं उन पर भी आरोप लगता रहता है कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने अंडरहैंड अंडरस्टैंडिंग कर रखी है सीपीसी के साथ। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, जानना चाहूंगा और सवाल मेरा बड़ा सीधा है, आप रियल ब्रदर हैं या कजिन ब्रदर हैं या बड़ा दूर का रिश्ता है आप लोगों की चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से? और मुझे तो ये भी मालूम पड़ा गलवान में डिस्कस हुआ वहां पर विश्व के कम्युनिस्टों और आपने क्या विदेश मंत्रालय से वहां जाने की अनुमति ली थी? हाँ, आप पहले पूरी बात सुन ले। नहीं, आप सुने, अब आप सुन लीजिए। देखिए, पहली चीज ये है, ये एक पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी। दूसरी बात, आज से नहीं, 1900 से जब से रूसी क्रांति हुई है, पूरे विश्व की कम्युनिस्ट पार्टियां आपस में गलवान क्यों डिस्कस किया आप लोगों ने? विवेचन के लिए तो गलवान क्यों डिस्कस किया आप लोगों ने अगर पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी तो? कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जापान और कम्युनिस्ट पार्टी, तो आपको देश की इट इज नॉट अ पॉलिटिकल मीटिंग, ये एक एकेडमिक और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक नॉन पॉलिटिकल मीटिंग थी। सैनिक जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, इसमें हम फौजियों को ना लाएं और शहीदों के इश्यूज को, गोपाल जी आप वरिष्ठ हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको ना बुलाएं आप। शहीद है, मेरे भी वो शहीद है, हमारे सबके शहीद हैं। लेकिन आप एक बात को समझे, शहादत को हम याद नहीं करेंगे। इकोनॉमिक थ्योरी है जो मैं बार-बार कहता हूं। क्या आपने कर्नल संतोष बाबू की शहादत, उनके साथ मारे गए 20 लोगों की शहादत का अपमान नहीं किया है? बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अपमान किया है या नहीं किया है? जब कम्युनिस्ट लोगों के साथ, उनके साथ जश्न मना रहे हैं आप 100 साल का। नहीं, कोई हम देश से प्रेम करते हैं, अपने देश का कोई अपमान नहीं किया है। मार्क्सवाद को डिस्कस करना और किसी कम्युनिस्ट पार्टी का अगर जश्न है तो उसके अंदर सम्मिलित होना, ये कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है। बनते हैं चाइना पूरी सर, भारतीय जनता पार्टी जो शहीद सैनिकों की मौत को दिखा के वोट मांगती है, जैसे सारा जिम्मा शहीदों का इन्होंने उठा रखा है और ये गलत है। मैं सेना से प्रेम करता हूं। अगर आप मारने वालों के साथ खड़े होंगे तो इनको तो वोट मिलेंगे ही ना। विवेक श्रीवास्तव, अगर आप भारतीयों को मारने वालों के साथ खड़े होंगे तो अग्रवाल जी की पार्टी को वोट मिलेंगे, ये क्यों भूल जाते हैं? हाँ, तो ये क्या, ये तस्वीरें क्या दिखा रही है? ये तस्वीरें क्या दिखा रही है बताइए। 1947 से लेकर के आज तक आप भूलेंगे क्या? आप सुन लीजिए, 1947 से लेकर के आज तक हमने पाकिस्तान से इतनी बार युद्ध करे, लेकिन शांति का प्रयास भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुशर्रफ साहब को यहाँ आगरा में बुलवाया, वार्ता हुई, कोशिश हुई कि कश्मीर बजाय। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी को आप एंटी नेशनल कहेंगे या बोलेंगे कि शांति वार्ता ना हो? बात करनी चाहिए, हर पड़ोसी से करिए, पाकिस्तान से करिए, चाइना से करिए। आज भारत की किसी भी माहौल कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। माहौल कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। विवेक श्रीवास्तव जी, माहौल कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है कूटनीति कि आपकी सबसे बने। आप इंजीनियर हैं, आपको कूटनीति का सी भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, भूल जाइए इस बात को। मैं सीधे अवधेश जी के पास चलता हूँ। अवधेश जी बताइए। सुने सर, ये वही कम्युनिस्ट है ना जो बीजिंग में बारिश होने पर दिल्ली में छतरा निकाल लेते थे AK गोपालन भवन पर? बताइए। आने के बाद शुरू हुई है। जरा विवेक जी जरा शांत हो जाए, मैं बात करूंगा, आपको भी बोलने के लिए कुछ मिल जाएगा। देखिए, पहली बात, 3 बातें मैं कहूंगा। येचुरी साहब गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। सीपीआई का विभाजन ही चीन के मुद्दे पर हुआ था।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन के आक्रमण का प्रतिकार किया, उसमें जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी में थे, और सीपीएम उस पर अलग हुई थी। और यही नहीं, विवेक श्रीवास्तव को अपनी पार्टी का इतिहास मालूम ये था, जब सीपीआई भी अलग होकर विभाजित हुई तो इन्होंने सीपीएम के 50 से ज्यादा लोगों को ट्रीजन के आरोप में अरेस्ट करवाया कि ये सब चीन का समर्थन कर रहे थे। ये सीपीआई थी, ये टांगे की पार्टी थी, ये नमूदरीपात की पार्टी थी सीपीआई। लेकिन अब इन लोगों ने अगर सीपीएम के सामने कर रहे हैं आज भी, अरे सुन लीजिए ना, सुनिए ना पूरी बात। आपके और देश में सुनिए, आपकी देश में पहचान बनी उस समय, सीपीएम को देश में ज्यादा लोग पूछते नहीं थे, तो आप गए। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी नहीं है, चीन की सत्ता है। और चीन की सत्ता भारत के विरुद्ध जिस ढंग से पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाना, कमजोर करने का, सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से देशों के उसके खिलाफ करने का, यहां तक कि पाकिस्तान आतंकवाद जैसे देश को समर्थन करके भारत को परेशान करने का कारण किया और हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, उसमें भारत की किसी भी पार्टी का ये दायित्व बनता है कि चीन के अभी किसी भी कार्यक्रम का जब तक इस देश की सरकार और जनता बहिष्कार करती है उसका बहिष्कार करे। मैं माफी मांगने के लिए नहीं कहूंगा कि इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मांगी है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर विवेक श्रीवास्तव और बाकी लोग इसकी रक्षा करके कहते हैं कि हमको देशभक्ति न सिखाएं, यह देशभक्ति का प्रश्न है। चीन में देशभक्ति के नाम पर आपको मालूम है क्या सजा मिलती है? हमारे यहाँ वो सजा नहीं है। नहीं तो ये जो भी लोग अभी गए थे वहां के राजदूत ने जो भाषण दिया है वो आपत्ति, एक खराब फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है, तहसीन पूनावाला बोलेंगे, फॉरेन पॉलिसी को देशभक्ति मत तहसीन कहिए। पूनावाला बोलेंगे, फिर अग्रवाल जी, फिर आप कंक्लूड करेंगे, क्योंकि आज कटघरे में आप खड़े हुए हैं और मैं आपसे पूछूंगा क्यों ना आज देश से आप माफी मांगे इस पूरे कृत्य के लिए। ये मेरा आखिरी सवाल होगा। तहसीन पूनावाला बताइए, क्या बिना एमईए की परमिशन को इनसे मिलने की इजाजत थी? दो चीज़ दीपक भाई, आपके दर्शकों को मैं थोड़ा सा इतिहास बताते अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। चीन के साथ हमने 1962 में युद्ध तो हारा, हमने 1964 में युद्ध तो हारा था, लेकिन 1967 में हमने चीन को युद्ध में हराया था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद हमने चीन को 2 और युद्ध में, उसके बाद नथुला चोला पर, उसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश को हमारा स्टेट बनाकर, और एक बार राजीव गांधी के जब प्रधानमंत्री थे चीन को युद्ध में हराया था। ये चीज़ अक्सर हम भूल जाते हैं कि भारत ने चीन को युद्ध में हराया। तो ऐसा क्या हो गया कि पहली बार 40 साल के अंदर भारतीय सैनिक शहीद हुए। मुझे लगता है आपने बातें रामचंद्र गुहा को बताई नहीं थी, और इसकी मुझे लगता है आपने बातें रामचंद्र गुहा को बताई नहीं थी। मेसी के साथ वो लिखना भूल गए इंडिया आफ्टर गांधी में को मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं मानता हूँ। मुझे लगता नहीं नथुला और चोला पे भारत जीता था, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। राजीव गांधी ने भी एक बार चाइना को हराया। दीपक जी एक सेकंड, 1962 में भी हमने चाइना को हराया। चाइना को ऑपरेशन ब्लैक थंडर में चाइना को सेना वापस लेनी पड़ी, और अरुणाचल को राजीव गांधी ने स्टेट डिक्लेयर कर दिया जो यूनियन टेरिटरी थी, और चीन कुछ नहीं कर सकी, सारे सैनिकों को वापस लेना पड़ा। ये पहली बार 40 सालों में हमारे लोग शहीद हुए मोदी जी के फेल पॉलिसी और सीक्रेट डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन मुझे और एक बात कहनी है, मैं चाहता हूं कि लेफ्ट तो गलत है ही, लेकिन आप एक चीज इसका भी आज कंडेम कीजिए कि हमारे बॉर्डर स्टेट, चाइना के साथ बॉर्डर स्टेट है आसाम और मिजोरम में, अभी आसाम की सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री ने ट्रैवल एडवाइजरी भारतीयों के लिए निकाला है कि भारतीय आसामीज लोग भारत के मिजोरम में नहीं जा सकते। ये एनडीए में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के नीचे हो रहा है। ये भारत चीन की बात नहीं है, आसाम और मिजोरम की बात अभी ट्वीट हुई है। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बॉर्डर पे पुलिस लगा देंगे, कमांडोज लगा देंगे, लोगों को आने नहीं देंगे, हम सड़कें बंद करेंगे, हम बॉर्डर सील करेंगे। ये असम और ये भारत का हिस्सा है या चीन का हिस्सा है? ये अमित शाह जी फेल हुए या नहीं हुए? आपने अपनी, अभी तो मैं यही बात कर रहा हूं कि लुटियंस में है AK गोपालन भवन और जो दूसरी भवन से लोग मिल कर आ रहे हैं, ये भारत का हिस्सा है कि चीन का हिस्सा है? अभी तो मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप एक बात बताइए अग्रवाल साहब, माफी मांगनी चाहिए आसाम और मिजोरम भारत का हिस्सा है कि चीन का हिस्सा है? बिना सरकार की परमिशन से आप इतना समझने की कोशिश मत करिए। सब भारतीय हैं और सब भारत का हिस्सा है, बात ये और सब भारतीय रहेंगे। कि जब ऐसे सेंसिटिव मामले में, जब हमारा चीन के साथ सीधा कन्फ्रंटेशन चल रहा है,
तो उसके साथ किसी भी तरह की बातचीत या कोई मिलने जाते हैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री से उनको एक अप्रेज लेना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए, नॉर्मल प्रोटोकॉल है। जब सीपीएम और सीपीआई के इतने बड़े लीडर्स, वही तो मैंने पूछा, मिले क्या फॉरेन मिनिस्ट्री से? परमिशन मांगी, मिलना चाहिए नहीं? माफी मांगनी चाहिए। और इन्होंने जो गलवान जो आपने अभी बताया, बिल्कुल सही बात है। आप कश्मीर तो लेने ही जाते थे 370 हटने के बाद, यहाँ बड़ी बड़ी परमिशनों की बात कर रहे हैं। जब 370 हटा था तो सीताराम येचुरी और डी राजा को कश्मीर को जाने नहीं दिया। हेलीकॉप्टर कश्मीर इस देश का ही है ना, तो हमारे देश के अपोजिशन लीडर को तब तो आपने रोक दिया, राहुल गांधी को रोक दिया। यहाँ बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं आप एक नॉन पॉलिटिकल एकेडमिक मीटिंग के लिए। बहादुरी। हाँ, और आप 1962 के बाद चाइना के साथ सबसे खराब संबंध नरेंद्र मोदी ने किए दुश्मन और देश उनकी खराब फॉरेन नीति ने सवे की है। शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान में उनके एम्बेसी ने आप भारत देश से माफी मांगे। विवेक श्रीवास्तव, पूरा देश ये कहेगा एक दिन। बिल्कुल नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। माफी मांगे आप, माफी मांगे विवेक श्रीवास्तव। 1962 के बाद रिलेशन चाइना से खराब नहीं थे। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उसके बाद से चाइना से रिलेशन खराब हुए इनके। आप उनके तलवे पाकिस्तान से जरूर हमारे युद्ध होते चले आए हैं, लेकिन चाइना साइलेंट बैठा हुआ था। उसको अमेरिका को जाकर के कैपिटलिस्ट सरकारों के साथ मिलकर के, पूंजीवादियों के साथ मिलकर के, अमेरिकी बिजनेसमैनों की दलाल है सरकार कि हमारी सेना के नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट को सिर्फ नेहरू ने अमेरिकन बिजनेसमैनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कराने के अलावा कोई काम नहीं है। और राफेल उसमें तो सबसे बड़ा केस है और इसका सच वहां से आएगा, ये भी आप देखना। डिफेंस मिनिस्टर बना रखा था। अगर आप पूरी दुनिया में अमेरिका की लाइन टॉप करेंगे, मेरा एक ऑडियंस अभय सिंह पुणे से जुड़ गए हैं। अभय मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कम्युनिस्ट पार्टी का इस तरह से मिलना चीनी एम्बेसडर से इसलिए क्योंकि 100 साल हो गए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को, बधाई देना, उनके साथ दावत उड़ाना उचित है क्या? मैंने कहा क्या कम्युनिस्ट नेताओं का चीन के एम्बेसडर से मिलना उचित है क्या? जी नहीं, बिल्कुल। मैं अगर जो देश का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है, चाहे हेलो हाँ बोलिए, आप संकोच मत करिए इतना। हेलो बोलिए भाई अजय जी, आप ही की बात का इंतजार कर रहा हूं मैं 3 मिनट से। चलिए माफ कीजिएगा अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम चाहते हैं अधिकतम संख्या में हम अपने दर्शकों को जोड़ें, क्योंकि दर्शकों की राय आने के बाद पता लगता है कि देश के उस पर्टिकुलर हिस्से के दर्शक क्या सोचते हैं। हम इसीलिए यही कहते हैं, जो सवाल हमने पूछा था वो देश की बहस की दर्शकों का राय है, देश की राय नहीं है। लेकिन चलते चलते मैं यही कहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी, आपको हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा और इस बार अच्छे अक्षरों से लिखा जाएगा और लेफ्ट की कलम उसमें थोड़ी कम होंगी और फिर वहां ये लाइन जरूर लिखी जाएगी, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। अच्छा लगेगा आपको? नहीं सर, आप सुन लीजिए एक बात। कम्युनिस्टों का इतिहास इस देश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आजादी के लिए खून बहाया। और ये जनसंघी और भाजपाई जो अंग्रेजों के उस वक्त गुलाम और दलाल बने हुए थे, इतिहास इनका काला लिखा जाएगा। और आज इनका दौर चल रहा है, तो आप समझ लीजिए, आप जो जमाने का दौर है उस दौर से बोलो। बहरों का जमाना है, जरा जोर से बोलो। बहरों की सरकार है, इसीलिए मैं जोर से बोलता हूं। 95% मेरे 95% दर्शक मानते हैं कि केरल में कोरोना के मामले तुष्टीकरण की राजनीति ने बढ़ाए हैं। फिलहाल एक ब्रेक, न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।